हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट पार्ट हमारा चल रहा है वाटर सप्लाई का, इसमें दो पार्ट आपके होते हैं। एक तो वाटर सप्लाई, दूसरा हमारा होता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की जो थ्योरी है वो आपकी ड्राइंग की थ्योरी से मैच करती है, जो आपकी वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग है। तो उसकी अगर आपका यहाँ से थ्योरी तैयार है तो वहाँ से भी अगर आपका ड्राइंग में थ्योरी अगर पूछता है तो वहाँ पर आप लिख सकेंगे। तो अभी हम फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इसको कवर कर रहे हैं, वाटर सप्लाई का जो पार्ट है। और इसमें हमारा लास्ट चैप्टर आज हम देखेंगे बिल्डिंग वाटर सप्लाई का, जो आपका चैप्टर 7 है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्डिंग वाटर सप्लाई, उसको आज हम कवर करेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो के एंड तक आपका जो वाटर सप्लाई का पार्ट है वो कवर हो जाएगा। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सॉइल मैकेनिक्स और सर्विंग सेकंड की भी रिवीजन क्लास की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, तो उसकी प्लेलिस्ट से जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखे हैं सभी सब्जेक्ट की, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपके सभी चैप्टर के सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग वाटर सप्लाई हमारा होता क्या है इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। तो घरेलू जल कनेक्शन फर्स्ट टॉपिक हमारा है, घरेलू जल कनेक्शन। तो जल आपूर्ति जिस क्षेत्र के लिए की जाती है वहाँ के भवन मालिकों द्वारा जल प्राप्ति के लिए पानी की मुख्य लाइन से कनेक्शन प्राप्त करके ही पानी लिया जाता है। यानी कि जो वाटर सप्लाई होती है जिस भी क्षेत्र के लिए की जाती है, तो वहाँ के जो भवन मालिक होते हैं उनके द्वारा जल प्राप्ति के लिए उनको क्या होता है कि पानी की मुख्य लाइन जो मेन लाइन होती है वहाँ से उनको कनेक्शन लेना होता है। तो उससे कनेक्शन लेने के बाद ही वहाँ तक उनके घरों तक पानी की सप्लाई पहुँचती है। यह मुख्य लाइन मुख्य सड़क एवं गलियों की सड़कों के किनारे भूमिगत बिछाई जाती है। एक घरेलू कनेक्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पाइपलाइन कैसे बिछाई जाती है, लेइंग अप पाइप्स को हम पिछले लेक्चर में देखे थे। पिछला जो हमारा चैप्टर था लेइंग अप पाइप्स का था, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लें। लेइंग अप पाइप्स के बाद हम देखते हैं बिल्डिंग वाटर सप्लाई। तो जब भी किसी भवनों में या किसी घर में वाटर की ज़रूरत होती है, तो जो वाटर सप्लाई हमारा किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, तो मेन जो सड़क होती है फिर मेन गली होती है, तो उसमें हमारी मेन पाइपलाइन बिछी होती है। उस पाइपलाइन से जिस भी बिल्डिंग में वाटर सप्लाई लेना होता है तो उस भवन के मालिक को वहाँ से कनेक्शन लेना पड़ता है। उस मेन वाटर सप्लाई का जो पाइप होता है वहाँ से उनको कनेक्शन लेना होता है। तो ये जो कनेक्शन होते हैं घरेलू कनेक्शन, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला हमारा संचार पाइप यानी कम्युनिकेशन पाइप, और दूसरा हमारा सर्विस पाइप। तो संचार पाइप हमारा क्या होता है, पानी की वितरण लाइन से कनेक्शन लेने वाले स्थान से भवन के अंदर मीटर वाले स्थान तक की पाइपलाइन को संचार पाइप कहते हैं। दूसरा हमारा सर्विस पाइप है। यह पाइप मीटर से आगे घर के अंदर की समस्त फिटिंग के लिए प्रयोग होने वाला पाइप होता है। संचार पाइप की फिटिंग का कार्य जल विभाग द्वारा कराया जाता है, लेकिन इसमें लगने वाले समस्त सामान एवं फिटिंग को भवन स्वामी ही क्रय करके देता है, जबकि घर के अंदर की सभी फिटिंग्स एवं पाइप तथा प्लम्बर के खर्चे को स्वयं भवन स्वामी ही वहन करता है। तो यहाँ पर आपके जो कनेक्शन होते हैं इसको दो भागों में हम बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका किसी भी एरिया में हम पानी का सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई दे रहे हैं, तो इस एरिया में बहुत से आपके भवन होंगे, छोटे छोटे बिल्डिंग्स होंगे, तो ठीक है। तो जब भी हम हमारे मान लीजिए ये मेन सड़क है, तो इस मेन सड़क पे आपकी एक मेन लाइन पाइपलाइन बिछी होगी, और उसके बाद से हमको क्या करना है, किसी भवन में हमको पानी की सप्लाई चाहिए, तो यहाँ से जो भवन का मालिक होगा इसको अपने घर में कनेक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा मेन पाइपलाइन से, ठीक है, तभी उसको पानी की सप्लाई मिल पाएगी। तो जब वो अपने घर में कनेक्शन लेता है तो उसको क्या करते हैं, जो मेन पाइपलाइन है वहाँ से और उसके घर का जो मीटर लगा हुआ है वहाँ तक जो पाइप लाइन जाता है उसको हम बोलते हैं संचार पाइप। और संचार पाइप यानी कि मीटर के आगे उसके घर में सभी जगह जो पाइपलाइन की फिटिंग्स होती है, फिर जहाँ जहाँ भी पाइपलाइन आपके बिछाए जाते हैं उसके घर के अंदर मीटर के आगे, ठीक है, तो वहाँ के उसके घर के अंदर की सभी पाइप वो हमारी याद आती है सर्विस पाइप के अंतर्गत। तो जो हमारी संचार पाइप होती है उनका जो जो भी प्रोसेस होता है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप,
मीटर से आगे घर के अंदर की समस्त फिटिंग के लिए प्रयोग होने वाला पाइप होता है। संचार पाइप की जो फिटिंग होती है वो कार्य जल विभाग द्वारा कराया जाता है, लेकिन उसमें जो भी आपकी फिटिंग्स वगैरह जो भी सामान की जरूरत होती है वो जो भवन का मालिक होता है वो स्वयं ही क्रय करके खरीद कर देता है, लेकिन इसकी फिटिंग्स जल विभाग द्वारा कराई जाती है। यानी कि जो मेन पाइपलाइन है वहाँ से जो आपके मीटर तक की जो पाइप जा रही है वहां तक की, तो यह हो गई हमारी संचार पाइप। अब मीटर के आगे आपके घरों में जो भी पाइप की जो सप्लाई, आपकी जो पाइप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो सभी आपकी जिम्मेदारी है। उसके प्लम्बर के खर्चे भी और आप सारे फिटिंग्स के भी खर्चे आप ही करेंगे, आप खुद करवाते हैं उसको। तो वही हमारी होती है सर्विस पाइप। तो दो तरीके से यहाँ पर कनेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक बहुमंजिले मकान के कनेक्शन के लिए प्रत्येक तल के लिए अलग अलग कनेक्शन लेना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऊपरी मंजिल तक पानी का दाब समान रूप से बना रहता है, जबकि सभी मंजिलों के लिए एक ही कनेक्शन लेने पर भूतल की किसी टोटी के खोलने पर ऊपर की मंजिल की टोटी में या तो कम दाब पर कम मात्रा में पानी मिलेगा या फिर बिल्कुल ही नहीं प्राप्त होगा। एक बहुमंजिले भवन का पानी का कनेक्शन चित्र में समझाया गया है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि आप अपने घरों में ही देख लीजिए कि अगर एक ही पाइपलाइन से, एक ही कनेक्शन से आपका नीचे भी एक टोटी लगा हुआ है घर में और आपके मतलब ऊपर भी, अगर ऊपर कोई फ्लोर है तो उस पर भी लगा हुआ है, तो अगर आप दोनों एक साथ खोलते हैं, जैसे मान लीजिए नीचे कोई आपका टोटी, ये जो टोटी लगा हुआ है खुला हुआ है और ऊपर भी आप खोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पानी की मात्रा कम पहुँचेगी। ऐसा नहीं कि पूरी मात्रा में आपको पानी मिलेगा, कम दाब पर ये पानी पहुँचता है। अगर मान लीजिए ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं, टोटी खोले हुए हैं, अगर नीचे का भी कोई खोल देता है तो आपको पानी उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगी। अगर एक ही कनेक्शन होगा तब, अगर अलग अलग कनेक्शन है अलग अलग फ्लोर के लिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बराबर मात्रा में वहाँ पर पानी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर कनेक्शन को समझाया गया है, आप देख सकते हैं फिगर की मदद से। एक आपका देख सकते हैं पानी की मुख्य लाइन, ये आपकी मुख्य लाइन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये पैदल रास्ता है, इधर भी पैदल रास्ता, बीच में आपकी मुख्य पाइपलाइन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से ये कोई बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है, तो इस बिल्डिंग में कनेक्शन लेना है तो इस मेन पाइपलाइन से आपको कनेक्शन लेना होता है। ये आपका मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, तो मीटर तक की जो पाइप होगी वो हमारी संचार पाइप कहलाएगी, और उसके आगे आपके घर में जो फिटिंग्स वगैरह के लिए जो जो भी पाइप हम बिछाते हैं सप्लाई के लिए वो हमारी कहलाती है सर्विस पाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीटर एवं ऊपरी मीटर एवं स्टाफ का ऊपरी मंजिल का है, और ये आपका भूमितल का यानी कि ग्राउंड फ्लोर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर दो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो इसके लिए अलग अलग कनेक्शन लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन पाइपलाइन से एक बार कनेक्शन लिया गया ग्राउंड के लिए और एक बार फर्स्ट के लिए। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पानी का दाब वगैरह कम नहीं होगा, बराबर मात्रा में पानी मिलेगा। अगर एक ही कनेक्शन से दोनों सप्लाई हम देते, फर्स्ट फ्लोर का भी और ग्राउंड का भी, तो आपका पानी का दाब वहाँ पर कम हो जाता। तो ये हो गया आपका बहुमंजिले भवन में जल की सप्लाई का कनेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है भवनों की जल आपूर्ति के सिद्धांत। जो भवनों की जल आपूर्ति के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। भवन में जल आपूर्ति के लिए पाइप एवं अन्य फिटिंग्स लगाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पेयजल के पाइप एवं दूषित जल के पाइपों को पास पास नहीं बिछाना चाहिए। यानी कि जो पीने वाले जल का जो पाइप है, जिस पाइप से जो पानी जा रहा है हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, और जो दूषित जल है वेस्ट वाटर की जो पाइप है उसका पाइपलाइन एक पास नहीं होना चाहिए। सभी शाखा लाइनों में स्टॉप वाल्व लगाने चाहिए। जितने भी ब्रांच लाइनें हमारी हैं, मेन लाइनें से निकल रही हैं, तो उनमें हमारे वाल्व लगे होने चाहिए कि जरूरत पड़े तो हम उनको वहां से बंद कर दें। पाइपलाइन में कम से कम मोड़ होने चाहिए, आपके बेंड जो है कम से कम होने चाहिए। पेयजल तथा दूषित जल के पाइपों को एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, यानी कि क्रॉस करके। इस प्रकार से जो पेयजल है, पीने वाले जल का पाइप है, और जो वेस्ट वाटर का पाइप है, नहीं गुजारना चाहिए इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा पेयजल पाइपों का विन्यास सीधा तथा सरल होना चाहिए ताकि निरीक्षण एवं मरम्मत कार्य आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पाइपों की फिटिंग्स में प्रयुक्त जोड़ पूर्ण रूप से जलरोधी होने चाहिए, वाटर प्रूफ होने चाहिए। शौचालयों को कभी भी सर्विस पाइप से सीधा नहीं जोड़ना चाहिए। पाइपों को संक्षारण होने से बचाना चाहिए। और फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, भवन के अंदर की लाइन यदि ऊपर ही बिछाई गई है तो इसे ऐसे स्थानों से गुजारना चाहिए जहां से आवागमन में एवं सफाई करने में कोई कठिनाई न हो। यानी कि जो पाइपलाइन जो आपकी बिछाई गई है, उसकी लेइंग की है पाइपलाइन की अपने घरों के अंदर, तो उसको ऐसे जगह बिछाना चाहिए कि अगर वो आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर है, वो दिख रही है,
तो आपका ऐसा ना हो कि उसमें साफ सफाई करने में कठिनाई हो, फिर आने जाने में कोई दिक्कत हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सभी फिटिंग्स उच्च क्वालिटी की लगानी चाहिए। जितनी भी फिटिंग्स हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। फिर हमारा सभी फिटिंग्स का कार्य किसी अच्छे लाइसेंसधारी प्लम्बर से ही कराना चाहिए। जो अच्छा प्लम्बर है उससे ही हमको जो भी फिटिंग्स है उसको कराना चाहिए। और यदि आपको इस सब्जेक्ट की किसी भी सब्जेक्ट की फिफ्थ सेमेस्टर की नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी और इंस्टाग्राम का लिंक भी। और जितनी भी वीडियोज आपके फिफ्थ सेमेस्टर के से रिलेटेड है सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, भवनों में जल फिटिंग, वाटर सप्लाई फिटिंग्स कैसे होती है, कौन कौन से फिटिंग्स का यूज करते हैं, तो ये पूरा हम देखेंगे इसमें। भवनों में पानी के लिए सामान्यतः जीआई पाइप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह दृढ़ तथा टिकाऊ होते हैं तथा इनमें चूड़ियाँ काटना जोड़ लगाना आसान होता है। आजकल अंदर के पाइपों के रूप में कठोर प्लास्टिक के पाइप भी प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। इनमें जोड़ लगाना काटना काफ़ी सरल है, लेकिन इन्हें धूप गर्मी आदि से बचाना आवश्यक है। तो ज़्यादातर हम जीआई पाइप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको आसानी से हम काट सकते हैं, उसमें जॉइंट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा पाइप फिटिंग, पानी के पाइपों को जोड़ने मोड़ने तथा शाखाएं निकालने के लिए निम्न पाइप फिटिंग प्रयोग में लाई जाती है। जो पानी का पाइप है, मान लीजिए एक ही लंबाई में बहुत लंबा पाइप नहीं है, तो उसको लंबाई बढ़ाने के लिए हम दो पाइपों को आपस में जोड़ते हैं। अगर उनकी दिशा परिवर्तन करना है तो दिशा चेंज करने के लिए भी यहाँ पर हमको कुछ फिटिंग्स की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से जो शाखा लाइनें हैं उनको उनके लिए भी फिटिंग्स की जरूरत पड़ती है। तो कैसे कैसे हम फिटिंग्स लगाते हैं, कैसे कहाँ पर कैसे मतलब पूरा प्रोसेस इनका क्या है पाइप फिटिंग्स का, उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं एक मेन पाइपलाइन है, यहाँ से आपकी जो ये अलग शाखा लाइन निकली हुई है, कैसे कैसे इनकी फिटिंग्स की गई है। फेरुल लगा हुआ है, फिर आपका गूज नेक पाइप, संचार पाइप, मीटर तक आपका क्या होता है, स्टाफ का क्या जो मीटर है वहाँ तक की, ये जो आपका मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ तक जो मेन पाइपलाइन है और उससे यहाँ तक की जो पाइपलाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, संचार पाइपलाइन। और उसके आगे की जो पाइपलाइन होगी वो हमारी सर्विस पाइप के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये सर्विस पाइप है। मीटर के आगे की जितनी भी पाइपें हैं वो सभी आपकी सर्विस पाइप के नाम से जानी जाएंगी। तो आपका यूनियन लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, फिर हमारा रिड्यूसर और क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है आपका चारों तरफ से। आप इधर से भी एक पाइप यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी, चारों तरफ से। ये हमारा क्रॉस है, ये हमारा एल्बो है प्लग, और इधर भी हमारा ये देख सकते हैं बैंड लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निप्पल लगा हुआ है, सॉकेट, टोटी, यहाँ पर भी टोटी लगी हुई है। तो इस प्रकार से हम पाइप फिटिंग्स लगाते हैं जहाँ कहीं भी यूज होता है उनका। तो चलिए हम देख लेते हैं किसका क्या यूज है। सॉकेट, जो छोटे छोटे पाइप फिटिंग्स है वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सॉकेट। दो पाइपों को लंबाई में आपस में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंदर परिधि चूड़ियाँ कटी होती हैं। जब एक पाइप को दूसरे कम व्यास के पाइप से आपस में जोड़ना हो तब रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी दोनों किनारों में अंदर की साइड में चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो इस प्रकार से हम सॉकेट का यूज करते हैं दो पाइपों को लंबाई में आपस में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा निप्पल, यह एक पाइप का छोटा हिस्सा होता है जिसके बाहरी ओर चूड़ियाँ कटी होती हैं। यह भी पाइपों को जोड़ने के प्रयोग में आता है। तो ये भी हमारा पाइपों को जोड़ने के प्रयोग में आता है। नेक्स्ट हमारा है मोड़ या बेंड। तो 90 डिग्री कोण के अलावा पाइप को मोड़ने के लिए बेंड का प्रयोग किया जाता है। इसके भी दोनों सिरों पर बाहरी साइड में चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो जो 90 डिग्री के अलावा, इस कोण के अलावा और किसी भी एंगल पर अगर मोड़ना हो तो वहाँ पर मोड़ या बेंड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस। तो जब समान व्यास की दो पाइपलाइनें एक दूसरे को क्रॉस करके गुजरती हैं तो संगम बिंदु पर क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। इसके भी अंदर की साइड में चूड़ी कटी होती है। तो ये होता है हमारा क्रॉस। नेक्स्ट हम देखते हैं टी है, जो हमारा पाइप फिटिंग से टी। तो जब एक पाइपलाइन से दूसरी उसी व्यास की पाइपलाइन मिलती है तो मिलन बिंदु पर टी का प्रयोग किया जाता है। इसके भी अंदर की साइड में चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो जब क्या होता है कि एक पाइपलाइन से दूसरी उसी व्यास की पाइपलाइन जब मिलती है तो वहाँ पर जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पर हम टी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनियन। जब पाइपलाइन को किसी मरम्मत आदि कार्य के लिए खोलना हो तब यूनियन को ही खोलकर पाइप अलग किए जाते हैं। जब क्या होता है कि पाइपलाइन को किसी मरम्मत वगैरह के लिए खोलना होता है तब इसी यूनियन को खोलकर हम क्या करते हैं, पाइप को अलग कर लेते हैं।
यह पाइपलाइन को छोटे छोटे भागों में बांटती है। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में भी आपको यूनियन दिखाया गया है। ये आपका यूनियन है, इससे पाइप छोटे छोटे भागों में इससे जुड़ी रहती है। जब पाइप का मरम्मत वगैरह करना होता है तो यहाँ से यूनियन से हम पाइप को अलग अलग कर लेते हैं और इनका मरम्मत कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टॉप कॉक। पाइपलाइन में पानी के बहाव को बंद करने तथा चालू करने के लिए स्टॉप कॉक का प्रयोग किया जाता है। इसे पानी के मीटर से पहले पानी के टैंक को वॉश बेसिन की टोटियों से पहले लगाया जाता है। आपका एक स्टॉप कॉक आप देख सकते होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पानी के मीटर से पहले आपका लगा हुआ है। ये मीटर है, इससे पहले स्टॉप कॉक लगा हुआ है जिससे हम इसको पानी की सप्लाई को जो बंद कर सके, खोल सके। या फिर आप देखे होंगे जो पानी के टैंक होते हैं, टैंकों से पहले भी आपके कुछ दूरी पहले एक स्टॉप कॉक लगा होता है। वॉश बेसिन की टोटियों से पहले भी लगा होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, पानी के बहाव को बंद करने तथा चालू करने के लिए उसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गूज नेक। यह लचीले पदार्थ का 60 सेंटीमीटर लंबा मुड़ा पाइप होता है। इसे फेरुल के बाद लगाया जाता है। यह पाइपलाइन पर पड़ने वाले आघातों एवं झटकों से सुरक्षित रखता है, इसलिए हम गूजनेक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया होगा, ये गूजनेक है जिससे आपके पाइप पे जो भी आघात वगैरह आ रहे हैं उनसे ये पाइप को सुरक्षित रखता है, इसलिए हम गूजनेक लगा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है फेरुल। मुख्य लाइन से पानी का कनेक्शन लेने के लिए इसे मुख्य लाइन में लगाया जाता है। इसे लगाने के लिए मेन लाइन में विशेष उपकरण के द्वारा छेद करके चूड़ी काट दी जाती है। इसी छेद में फेरुल को कस दिया जाता है। इसके दोनों सिरों पर बाहरी साइड में चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो यहाँ पर हम मेन लाइन से पानी का कनेक्शन लेने के लिए फेरुल वहाँ पर लगाते हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहीं से हम कनेक्शन लेते हैं, फेरुल को वहाँ पर लगा देते हैं। तो ये आपके छोटे छोटे फिटिंग्स थे, इनका क्या यूज है उसको भी हम देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई मेन से जल संयोजन। जो टैपिंग होती है वाटर मेन से, वो क्या होती है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए मुख्य आपकी पाइपलाइन है, इनसे कनेक्ट पानी का कनेक्शन लेने के लिए फेरुल को कसने की क्रिया को ही जल संयोजन या टैपिंग कहते हैं। अभी हमने देखा कि जो मेन पाइपलाइन होती है इनसे जो जल का कनेक्शन हम लेते हैं अपने अपने घरों में, तो वहाँ पर हम एक फेरुल लगाते हैं, फिर हम इनका कनेक्शन लेते हैं। तो ये जो फेरुल को कसने की जो क्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं टैपिंग ऑफ वाटर मेन, यानी कि सप्लाई मेन से जल संयोजन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। इसे हाउस कनेक्शन के नाम से भी पुकारते हैं। हाउस कनेक्शन लेने के लिए जलकर विभाग से प्रार्थना पत्र देकर अनुमति ली जाती है। अनुमति मिलने के बाद जलकर कर्मचारियों के द्वारा या उनकी उपस्थिति में मुख्य लाइन तक खाई खोदकर फेरुल लगाने की प्रक्रिया की जाती है। इसे लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन द्वारा छिद्र करके उसमें फेरुल को कस दिया जाता है। फेरुल के दूसरे सिरे से गूजनेक पाइप, संचार पाइप, स्टॉप कॉक, जल मीटर तथा सर्विस पाइप को कस दिया जाता है। तो ये जो हमारा फेरुल लगाने का जो प्रोसेस होता है मेन पाइपलाइन से, जो हमारी शाखा लाइनें होती है, यहाँ पर देख सकते हैं मेन पाइपलाइन है, यहाँ से हम जो भी कनेक्शन ले रहे हैं पानी का, तो इस यहाँ पर हम फेरुल लगाएंगे, फिर हम कनेक्शन लेंगे। तो यही जो प्रोसेस है फेरुल लगाने का, वही हमारा कहलाता है सप्लाई मेन से जल संयोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्नान गृह की फिटिंग, यानी कि बाथरूम फिटिंग्स और फिक्सचर क्या होते हैं। जो बाथरूम की फिटिंग्स होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर की मदद से आपको दिखाया गया है। बाथरूम की फिटिंग्स है उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर एक आपका प्रवेश पाइप यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें देखिए इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए एल्बो लगा हुआ है। यहाँ पर टोटी लगी हुई है। इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फर्श से कितनी हाइट पर टोटी हमको लगानी चाहिए, और फिर टोटी की हाइट से कितना पहले हमको स्टॉप कॉक लगाना चाहिए, और फिर स्टॉप कॉक से आपका जो फव्वारा है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से बाथरूम की फिटिंग्स को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पर फव्वारा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो टोटी है और या फिर ये जो आपका फव्वारा है, इसके जस्ट पहले स्टॉप कॉक लगा हुआ है। यहाँ पर जो पानी का प्रवाह है उसको हम बंद करने या खोलने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो यही हमारा है स्नान गृह में पानी की विभिन्न फिटिंग्स। तो इसको भी हम देख लेते हैं। चित्र के अनुसार विभिन्न फिटिंग को दर्शाया गया है। इसमें सिंगल टोटी फिटिंग को दर्शाया है, लेकिन आजकल डबल फिटिंग ज़्यादा प्रचलित है। इसमें एक साधारण पानी के लिए तथा दूसरी गर्म पानी के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें आपका एक सिंगल टोटी फिटिंग को दिखाया गया, लेकिन आजकल ज़्यादातर हम डबल टोटी फिटिंग का यूज़ करते हैं। एक में आपका क्या होता है, ठंडे पानी जो आपकी सिंपल जो सप्लाई होती है वो आती है। दूसरा हमारे क्या होता है, गर्म पानी के लिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसमें साधारण टोटी को फर्श से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तथा फव्वारे को 175 सेंटीमीटर से 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है।
जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका टोटी है, इसको फर्श से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम लगाते हैं। और जो फव्वारा हमारा है, फर्श से 175 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर की ऊंचाई पर हम लगाते हैं। साधारणतः निम्न फिटिंग स्नान गृह में लगाई जाती है। पहला हमारा क्या है, गर्म तथा ठंडे पानी की टोटियाँ। दूसरा हमारा फव्वारा, गीजर, नहाने का टैब, वॉश बेसिन। तो ये सभी फिटिंग से हमारे जो हमारे बाथरूम में यूज होता है। दर्पण, तौलिया टांगने की खूटियाँ, साबुन रखने का स्टैंड। तो ये सभी फिटिंग्स का यूज करते हैं हम बाथरूम में। इससे रिलेटेड आपको ड्राइंग भी बनाने को मिल जाती है आपके ड्राइंग के सब्जेक्ट में, तो उसमें आपको सारे फिटिंग्स को दिखाना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉश बेसिन की फिटिंग। वॉश बेसिन की फिटिंग्स कौन कौन सी होती हैं। वॉश बेसिन को घरों में हाथ मुंह धोने के लिए लगाया जाता है। यह दीवार से सटाकर लगाया जाता है। वॉश बेसिन चीनी मिट्टी, स्टील तथा प्लास्टिक आदि के विभिन्न साइज के मिलते हैं। इसमें भी 2 खंभे, टोटी, एक ठंडे पानी तथा एक गर्म पानी के लिए लगाए जाते हैं। अपशिष्ट जल की निकासी के लिए बेसिन की तली में सुराखदार जाली लगी होती है, जिसे एक पाइप से जोड़ दिया जाता है। तो ये सभी फिटिंग्स का यूज होता है आपका वॉश बेसिन में। यहाँ पर दिखाया गया आपको। ये आपका फर्श है, ये आपका वेस्ट वाटर का पाइप है अपशिष्ट जल के लिए। और ये फर्श से आपका 75 सेंटीमीटर की हाइट पर लगाया जाता है। ये पानी का पाइप है आपका। ये आपका उत्प्लाव झिरी आपका यहाँ पर लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, जिससे आपका जो वेस्ट वाटर है वो आपका इस पाइप में से होते हुए यहाँ पर बाहर निकल जाए। तो फिर हमारा है यहाँ पर पिलर कॉक लगा हुआ है, और ये हमारा 45 सेंटीमीटर की दूरी तक इसको हम जो आपकी डिस्टेंस दी गई है 45 सेंटीमीटर तक है वॉल से, और जो हाइट है इनकी फर्श से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम इनको लगाते हैं। तो ये आपका वॉश बेसिन की फिटिंग्स है। इसमें देखिए फिटिंग्स कौन कौन सी लगाई जाती है। फर्स्ट हमारा होता है वॉश बेसिन, खंबा, टोटी 2, यानी कि एक आपके गर्म पानी के लिए, एक ठंडे पानी के लिए दे सकते हैं। स्टॉप का हो गया आपका अपशिष्ट जल का पाइप, वॉश बेसिन की जाली, कनेक्शन पाइप, पीवीसी या जीआई पाइप, और दर्पण यहाँ पर हम यूज करते हैं वॉश बेसिन में। और साबुन आदि सामान रखने हेतु स्टैंड सहित स्थान। तो ये सभी फिटिंग्स की जरूरत पड़ती है हमको वॉश बेसिन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है भवनों में गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। तो गर्म और ठंडे पानी की यानी कि जो कोल्ड एंड हॉट वाटर की सप्लाई होती है हम किस प्रकार से देते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। ये आपका जो आपकी ड्राइंग का सब्जेक्ट है, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो वहाँ पर भी आपके ये हेल्पफुल रहेगा कि अगर आपसे कोई थ्योरी का पार्ट पूछ लिया जाता है कि हॉट एंड कोल्ड वाटर की सप्लाई हम कैसे देते हैं बिल्डिंग में, तो वहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए, ठंडे स्थानों में या जाड़े के दिनों में मुंह हाथ धोने, नहाने तथा बर्तन धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाती है। होटलों, अस्पतालों तथा कुछ उद्योगों में भी गर्म पानी की व्यवस्था की जाती है। गर्म पानी की सप्लाई के लिए ठंडे पानी के पाइप के साथ साथ गर्म पानी के लिए पाइप लाइन डाली जाती है, और इनके कनेक्शन वॉश बेसिन, स्नानघर तथा सिंक की टोटियों में दिए जाते हैं। गर्म पानी का ताप 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गर्म पानी के लिए घरों में गीजर लगाए जाते हैं। ये सामान्यतः 15 से 50 लीटर धारिता तक के होते हैं। गीजर दोहरे बेलनाकार टैंक का ऊष्मारोधी बर्तन होता है। इसका बाहरी टैंक मृदु इस्पात की चादर का तथा भीतरी टैंक पीतल की चादर का बना होता है। भीतरी टैंक के खाली स्थान में कांच की रुई भरी होती है। इस प्रकार से गर्म पानी की सप्लाई के लिए गीजर का यूज करते हैं, जिनकी क्षमता होती है 15 लीटर से 50 लीटर तक, और 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आपका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए गर्म पानी का। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है गर्म जल आपूर्ति, जो जो आपकी हॉट वाटर सप्लाई है उसके बारे में दिखाया गया है इस फिगर में। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल है, ये आपका बाथरूम है, स्नानघर, रसोई की सिंक लगी हुई है, और यहाँ पर आपका ठंडा पानी की सप्लाई, ठंडे पानी की सप्लाई हो रही है, ठंडे पानी का टैंक है, और ओवरहेड टैंक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से आपकी ठंडे पानी की सप्लाई हो रही है, गीजर लगा हुआ है। और अगर गर्म पानी की जरूरत पड़े तो यहाँ से आपकी गर्म पानी की गीजर से सप्लाई हो रही है। गर्म पानी की टोटी एक लगी हुई है, 2 टोटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक गर्म पानी की टोटी और एक आपकी ठंडे पानी की टोटी। ऐसे हमारा जो यहाँ पर बाथरूम है, इसमें भी हम देख सकते हैं गर्म पानी की टोटी है, एक ठंडे पानी की टोटी है। तो जो ठंडे पानी की होकर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गया है सिंक के लिए, और एक आपका यहाँ पर ठंडे पानी की टोटी जो बाथरूम में गया है। फिर अगर दूसरा हम देखें गर्म पानी, तो गर्म पानी आपका इस गीजर से आ रहा है। इस प्रकार से एक टोटी इसके लिए लगी है यहाँ पर, और एक टोटी यहीं से सप्लाई इसकी मिल जा रही है बाथरूम में। तो यहाँ पर 2 टोटियाँ लगी हुई हैं, तो एक आपका गर्म पानी के लिए और एक आपका ठंडे पानी के लिए। इस प्रकार से सप्लाई होती है गर्म और ठंडे पानी की।
टैंक के भीतरी मध्य भाग में हीटर लगाया जाता है। इसी टैंक में जल प्रवेश तथा जल निकास पाइप लगाए जाते हैं। प्रवेश पाइप तली में ठंडा पानी भरता है, जबकि निकास पाइप टैंक के ऊपरी भाग से गर्म पानी बाहर टोटियों तक पहुंचाता है। इस प्रकार टैंक हमेशा पानी से भरा रहता है। गीजर के टैंक में पानी दाब से आता है। गीजर की तली पर हरा एवं लाल रंग के दो सूचक लैंप लगे होते हैं तथा इसमें दाब विमोचन वाल्व और निर्वात विमोचन वाल्व ही लगे होते हैं। इस प्रकार से आपको गीजर भी यहाँ पर दिखाया गया है कि गीजर में किस प्रकार से आपका पानी की सप्लाई होती है और कैसे हम गर्म पानी की सप्लाई करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा है सौर जल तापक यानी कि सोलर वाटर हीटर। आपका क्या होता है? सौर ऊर्जा द्वारा पानी को गर्म करने वाले संयंत्र को सौर जल तापक कहते हैं। जो सौर ऊर्जा के द्वारा पानी को गर्म करने वाले संयंत्र होते हैं उसी को हम सौर जल यानी कि सोलर वाटर बोलते हैं। इसमें न ईंधन को जलाया जाता है न किसी विद्युत हीटर को जलाया जाता है। इसमें सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होने के कारण इसमें प्रयोग किया जाता है। इस हीटर में तांबे के पाइपों पर काला पेंट कर दिया जाता है। चूंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसलिए काले रंग द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा को यह अपने अंदर बह रहे पानी में स्थानांतरित कर देता है, जिससे ठंडा पानी गर्म होने लगता है। यही जल तापक का सिद्धांत है। इस सौर तापक में इस्पात या एल्यूमिनियम का 1 मीटर से 2 मीटर माप का एक बक्सा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से हम सोलर वाटर जो हीटर होता है तो इसके द्वारा बिना आपका कोई भी गीजर की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर किसी भी हीटर को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सौर ऊर्जा होती है उसी से हम क्या करते हैं, उसको ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे हमारा पानी गर्म हो जाता है। इस प्रकार से हम सोलर हीटर का वहाँ पर प्रयोग करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। सौर जल तापक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये सारी विशेषताएं आपकी दी गई हैं, क्योंकि इसमें किसी भी स्थान पर जहां सूर्य की किरणें पहुंचती है वहां पर हम लगा सकते हैं। ये इनकी विशेषता है। दूसरा हमारा यह पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त धुआं रहित उपकरण है। इसे चलाने के लिए बिजली, कोयला, लकड़ी किसी भी चीज की आवश्यकता आपको नहीं होती है। इसके संचालन में बहुत ही कम व्यय आता है। इसके देखभाल की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चल अंग नहीं है। यह शोर रहित संयंत्र है। इसमें आपका शोर भी नहीं होता है। पानी की गर्म करने में समय तथा श्रम की बचत होती है। यह संयंत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसमें किसी भी दुर्घटना का डर नहीं रहता है। तो ये सभी विशेषताएं आपकी सोलर जल तापक जो है सोलर वाटर हीटर उनकी। इनका उपयोग क्या है? तो आवासीय भवनों में दैनिक उपयोग के लिए पानी गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। रसोई घरों में बर्तन धोने के लिए, अस्पतालों में उपकरणों की सफाई के लिए, लॉन्ड्री में गर्म पानी में से कपड़े धोने के लिए, कपड़ा उद्योगों में हम इनका यूज कर सकते हैं, डेयरी उद्योगों में दूध के बर्तन, बोतलें धोने के लिए, और होटलों एवं कैंटीनों में बर्तनों की सफाई के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके सोलर वाटर हीटर की यूज एंड इनके जो भी इनकी विशेषताएं थी उसको भी हम देख लिए। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति। रूरल वाटर होते हैं वो सप्लाई उनकी कैसे दी जाती है? तो गांव में भी पानी के स्रोत लगभग वही होते हैं जो नगरों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे नदी, झील, कुएं, नहरें, तालाब तथा हैंडपंप। जो आपका वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, तो सोर्सेज वही आपके होते हैं। इनमें कुओं तथा हैंडपंप का पानी शुद्ध होता है, लेकिन बाकी सभी स्रोतों के पानी में ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें पीने के लिए बिना उपचार के प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो जो भी आपके पानी के सोर्सेज होते हैं, कहीं से भी पानी हम प्राप्त करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट की क्या प्रोसेस है आपको पिछली वीडियो में सभी चीज़ें बता दी गई हैं। तो वहाँ से ट्रीटमेंट करके ही उस पानी का हम यूज करते हैं। नगरों की तरह गाँव में भी पानी को उपचार करके वितरण व्यवस्था लागू की जा सकती है, लेकिन गाँव की आबादी कम होने के कारण योजना पर अधिक खर्च आएगा, जिसे ग्रामवासी वहन नहीं कर पाएंगे। ग्रामों में पानी पीने या घरेलू उपयोग के अलावा खेतीबाड़ी की सिंचाई तथा पशुओं के देखभाल के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति नहरों, नदियों तथा कुओं से ही की जाती है। इसलिए ग्रामवासी इन स्रोतों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। किसी भी सतही स्रोत के पानी को बिना उपचार के उपयोग में लाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए ग्रामवासी कुओं और हैंडपंप के पानी पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। इसमें उथले कुएं का पानी खुला होने के कारण दूषित भी हो जाता है, इसलिए इसे उपयोग में लाने से पूर्व जांच कर लेनी चाहिए। ग्रामों के लिए हैंडपंप का पानी ही सबसे अच्छा रहता है। आजकल सरकार द्वारा ग्रामों में अधिक गहराई वाले हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। इनका पानी शुद्ध तथा अच्छा होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी पानी आप अगर यूज कर रहे हैं पीने के लिए, तो वहाँ पर हम उसका ट्रीटमेंट करके अगर यूज करें तो ज़्यादा सही रहता है। इनका ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ग्रामों में? तो गांवों में जल वितरण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ग्रामवासी हैंडपंप या कुओं से पानी आदि के लिए
जो उपयोग में लाते हैं पानी, नलों का पानी तो शुद्ध होता है, लेकिन कुओं के पानी के उपचार करके प्रयोग में लाना चाहिए। इसके लिए कुओं में समय समय पर पोटेशियम परमैंगनेट जो आपका आता है, जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं, इनको डालते रहना चाहिए। इससे जो रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं और पानी पीने लायक हो जाता है। ग्रामवासी इसे लाल दवा के नाम से जानते हैं। यदि किसी कारणवश नदी, नहर या झील के पानी को पीने की आवश्यकता पड़ जाए, तब इनसे प्राप्त पानी को निथार कर किसी बारीक कपड़े से छान लेना चाहिए तथा इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर या इस पानी को उबालकर ठंडा करके उपयोग में लाना चाहिए। सभी ग्रामवासी अपने उपयोग के लिए पानी नलों या कुओं से स्वयं निकाल कर उपयोग करते हैं। इसके लिए कोई वितरण व्यवस्था नहीं की जाती है। जो गाँव में होती है, शहर की तरह वाटर सप्लाई नहीं होती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सब अपना अपना अपने घरों में जो भी हैंडपम्प वगैरह लगे होते हैं वहाँ से पानी की सप्लाई लेते हैं, वहाँ से यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम था, जो आपका चैप्टर था, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर आपका पूरा जो वाटर सप्लाई जो आपका टॉपिक था वो एक पार्ट कवर हो चुका है। वाटर सप्लाई एंड जो आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, इसमें एक पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया।